तो मेरा एक सुझाव है कि 6th क्लास से ही हम एक लॉ सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाए, जिसमें एक एक्सपर्ट जो है लॉ की जानकारी बच्चों को दे। तो एक्चुअली जो आज का हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है, हमारे एक हाई कोर्ट नैनीताल के बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही काबिल, बहुत ही उम्दा, ड्राफ्टिंग में नंबर 1, पैरवी में नंबर 1 और क्लाइंट्स के दिलों की फीलिंग समझने वाले किशोर कुमार गहतोरी सर, जिनको मैं 2018 से जानता हूं। हमारे केस में बहुत अच्छे से ड्राफ्टिंग करी है उन्होंने, चीज़ों को बहुत बार रिप्रेजेंट भी करा है कोर्ट में। बट यह है कि वो हमारा बैड लक था जो भी था। बट यह है कि आज हमारा पॉडकास्ट होने वाला है हमारे किशोर सर के साथ। तो आज मेरा सबसे फेवरेट पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे लीगलिटीज़ की, आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट नैनीताल की, आज हम बात करेंगे जिन लोगों को वहाँ पे न्याय नहीं मिल पाता उनके डैमेज की। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। तो हम सर के यहाँ पहुंचने वाले हैं, किशोर सर के यहाँ। हमने ले लिया है हाई कोर्ट रोड पे ताज प्लाट्स है, यहाँ से सर के लिए एक बुके, और हम आपको अभी दिखा देते हैं कि कितना सुंदर सा बुके यहाँ पे सर के लिए रेडी हुआ है। बने रहिए वीडियो। तो भाई फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, और ये यहाँ पे उनका आवास है जिनका शूट होना है। वकील साहब जो हैं तो अभी वो लेने आ रहे हैं, देखते हैं। अभी एक मिनट कॉल करना है सर। और सब लोगों का वेट हो चुका है ख़त्म। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाई कोर्ट नैनीताल के हमारे बहुत ही एक उम्दा, बहुत ही एक पेशेवर और बहुत ही चीज़ों को सही से रिप्रेजेंट करने वाले, क्लाइंट के लिए हमेशा सही ढंग से लड़ने वाले हमारे किशोर कुमार सर। सर स्वागत है मीटा मैंने पे आपका। थैंक यू। तो सर के साथ तो मैं ये बता दूं कि सर के साथ मैं 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। एक मेरा पर्सनल मैटर था, वो सर वही वाला जो हमारा मैटर जिसको मैं लीड कर रहा था। तो सर के साथ थोड़ा सा ये है कि सर को मैं 2018 से जानता हूँ, और सर की एक हियरिंग बहुत ही फेमस हुई थी, उसके चर्चे सर आज भी होते हैं हमारे जो ग्रुप्स में। सर की एक ऐसी हियरिंग हुई थी कि सर के किसी के बिहाफ पे अरेंजमेंट्स लगते हैं, तो सर किसी के उस पे गए थे वहाँ पे आर्ग्यूमेंट करने। तो जो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट था, सर की तरफ से इतना दमदार आर्ग्यूमेंट हुआ था फर्स्ट टाइम। वो काफी भीड़ थी सर उस टाइम वहाँ पे। हाँ, काफी बच्चे थे आप लोगों के। हाँ, और सबको होप थी कि कोर्ट से कुछ उस दिन होगा। और वह ये है कि सर मतलब सर हमारा देख रहे थे स्टार्टिंग से मैटर, हमारी जो ड्राफ्टिंग हुई है, हमारा जितना भी जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, सर का बहुत उसमें कॉपरेशन रहा है। सर ने स्टार्टिंग से ही देखा है मैटर को, हमारे समझा है। सर को बस हल्का सा हिंट देना होता था कि सर वो, और सर के मतलब सर को पूरा एक बार में पूरा मैटर एकदम हो गया था, कंठस्थ हो गया था। तो सर उस दिन वो हियरिंग में हो जाता, आपको लग रहा था फैसला? हाँ, उस दिन हियरिंग में जो ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी थे, उनकी बेंच कन्विंस थी हमारे आर्गुमेंट से। लेकिन बच्चे थोड़े उत्साह में आ गए, उन्होंने पीछे से कुछ वोटिंग करने की वजह से जज साहब थोड़े से अनकंफर्टेबल फील हुए और उन्हें तारीख दे दी उस दिन। अदरवाइज उस दिन मुकदमा डिसाइड हो जाता आपका, और आपको हो सकता है कि रिलीफ मिल जाती, कुछ रिलीफ मिल जाती किसी लेवल पे। और ये है कि ये वाली जो हियरिंग है ना, सब लोग कनेक्ट कर पाएंगे जो भी उस दिन कोर्ट रूम में थे या जिन्होंने भी वो किस्सा सुना है। सर की जो हियरिंग थी सर, वो बहुत ही दमदार हियरिंग थी आपकी। सर का जो आर्ग्यूमेंट था इतना क्लियर था और इतना लाउड था कि जज साहब भी कन्विंस हो चुके थे, लेकिन थोड़ा सा वो जल्दबाजी हो गई। खैर छोड़ो, वो पुरानी बातें हैं। तो सर ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आप हाई कोर्ट नैनीताल में सर्व कर रहे हैं, तो आप कब से यहाँ पे, कौन से ईयर से यहाँ पे सर्व कर रहे हैं? और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे यहाँ पे इतना सारा मतलब लोड है यहाँ पे हाई कोर्ट नैनीताल में, जजेस भी आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो थोड़ा सा एक ये है कि जो कॉमन मैन है उसको कहीं ना कहीं जस्टिस में डिले हो जाता है। तो बस मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताइए कि अपने बारे में, आप कब से यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, कैसे आप देखते हैं हमारे जुडिशरी को नैनीताल हाई कोर्ट के। और जो हमारी एक थोड़ी सी समस्या है कि डिले हो जाता है थोड़ा सा, एक ये है कि क्लाइंट को अगर वो डिले हो गया बहुत 10 साल में 20 साल में जस्टिस मिल रहा है, तो फिर ऐसे जस्टिस का कोई वो नहीं रहता। थोड़ा सा आप इस पे बताइए कि आपकी क्या राय है। देखिए आशीष जी, ऐसा है कि मैंने 99 में KGK कॉलेज मुरादाबाद से लॉ करने के बाद मैं कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद में शिफ्ट हुआ। फिर नवंबर 2000 में जैसे ही उत्तराखंड स्टेट का गठन हुआ,
यहाँ हाई कोर्ट का गठन हुआ। उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, तब से लगातार ही मैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं एज ए एडवोकेट दे रहा हूँ। जहाँ तक आपकी बात है जस्टिस डिलेट की, जस्टिस डिलेट में एडवोकेट्स और जजेस का कोई रोल नहीं है। केवल जजेस की स्ट्रेंथ इतनी कम है कि कोर्ट्स में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लिटिगेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारी पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है, और जो अवेयरनेस नहीं है लॉ के बारे में, वो हर आदमी सीधे कोर्ट में केस लेके आता है। और कुछ हमारे एडवोकेट्स हैं जो केसेस को बिना देखे ही कोर्ट्स में फाइल कर देते हैं, जिससे पेंडेंसी बढ़ जाती है। अदरवाइज एडवोकेट्स को इतना ज्ञान होना चाहिए कि किस केस को कोर्ट में फाइल किया जाए और आपको क्या रिलीफ मिल सकती है। और सर इसमें ये भी देखा गया कि ज्यादातर लिटिगेंट्स का ये होता है, वो जजेस को और एडवोकेट्स को ब्लेम करते हैं डिलेड जस्टिस के लिए, लेकिन एडवोकेट्स और जजेस जो हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ बहुत कम है और केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो जजेस के लिए भी इतना वो नहीं हो पाता है कि वो एक दिन में 100-200 मुकदमे सुन पाए। तो बहुत जज अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से 20 या 30 मुकदमे रोज सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि हर किसी को न्याय मिले और जुडिशियल सिस्टम से हर कोई खुश होके जाए। तो सर मेरे आपसे एक ये है कि ये तो हो गई प्रॉब्लम कि जो हमारी जुडिशरी है उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, फाइल्स का लोड बहुत ज़्यादा है, तो इसका सॉल्यूशन जैसे एज ए किशोर कुमार सर, जैसे कि आप बहुत टाइम से जुडिशरी को बहुत करीब से देख रहे हैं, आपको यहाँ का पैटर्न पता है, यहाँ का कल्चर पता है, और मैं ये मानता हूँ और ये जानता हूँ कि जो एक हाई कोर्ट का जो कल्चर है वो सब जगह ऑल ओवर इंडिया में एक सा ही होगा, ऑलमोस्ट एक जैसा ही होगा। तो ये है कि क्या सॉल्यूशन आप इसका मतलब सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या कैसे वो जो पेंडेंसी है वो कम हो? देखिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कानून के प्रति। जैसे ही हम लोग स्कूल में जाते हैं, एजुकेशन जो हमारी स्टार्ट होती है ऑनवर्ड 6 क्लास से, ताकि बच्चे अपने अपने फील्डों में जब जाएं तो उनको कानून की, भारतीय कानून की पूरी जानकारी हो और भारत के कानून के हिसाब से उनको क्या करना चाहिए और उनके रेमेडीज़ क्या है, उनके राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो उनको जानकारी उनको 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक मिल जानी चाहिए। क्योंकि 12th के बाद प्रोफेशनल जो उनकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, उसमें तो वो लॉ सब्जेक्ट लेते हैं अपना, लेकिन जैसे बच्चों को और सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे मैथ्स है, साइंस है, सिविक्स है, हिस्ट्री है, तो एक लॉ सब्जेक्ट्स की जानकारी भी एक उसमें होना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट लॉ भी होना चाहिए, जिसके बारे में भारतीय कानून की जानकारी उनको देनी चाहिए, ताकि वो अवेयर होंगे। तो चाहे जो बच्चा जिस क्लास तक भी पढ़ेगा, मेरा कहना है कि माना वो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ता है, तो 10th स्टैंडर्ड तक उसको कानून की जानकारी होगी, भारत में क्या क्या अपराध के लिए क्या सजाएं हैं, भारत में अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने अधिकारों के लिए आप क्या क्या रेमेडी अवेल कर सकते हैं। कई लोग बड़े अनभिज्ञ होते हैं, वो सीधे हाई कोर्ट को ही अपनी रेमेडी समझते हैं, जबकि रेमेडी स्टार्ट होती है सिविल कोर्ट से और मजिस्ट्रेट कोर्ट से। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट न समझ के, उनके कानून की जानकारी के अभाव में वो हाई कोर्ट के वकीलों से ही संपर्क करते हैं, साहब हमको रिट चाहिए, जबकि रिट हर केस में अवेलेबल नहीं होती है। रिट केवल बहुत स्पेसिफिक केस उसमें होती है जहाँ पर आपका राइट्स का वायलेशन हो। अदरवाइज जो आपके डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कई आपके भाई भाई का डिस्प्यूट्स है, पड़ोसी से डिस्प्यूट्स है, ये सारे डिस्प्यूट्स हमारे जिला लेवल की कोर्ट्स में तय किए जाते हैं। उसके बाद अपीलेट स्टेज में हाई कोर्ट आती है, उसके बाद उसकी सुप्रीम कोर्ट में लास्ट सुनवाई होती है। वर्तमान में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश भारत हैं, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जुडिशियल सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। उनके द्वारा बहुत अच्छी योजनाएं चालू की जा रही हैं, जिसमें से कुछ आर्बिट्रेशंस के भी हैं। आर्बिट्रेशंस में आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, जो कि मध्यस्थता कहते हैं, और गांव लेवल पर, तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर वो मध्यस्थ अपॉइंट किए जाते हैं। वो एडवोकेट ही होते हैं, वो लिटिगेंट्स के बीच में मध्यस्थता कराते हैं ताकि कोर्ट में केस ना जाए। कई बार ऐसा होता है कि अननेसेसरी कोर्ट में केस जाता है, बाद में मध्यस्थता के आधार पर उसको सुलझाया जा सकता है। तो हमारे जो न्याय प्रणाली का ये अभी मत है कि आर्बिट्रेशन को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर इनिशिएट करें, ताकि मध्यस्थता वहीं हो जाए और केस आगे ना बढ़े, ताकि कोर्ट्स पे ज़्यादा लोड ना हो। ये हमारे किशोर सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। एक मैसेज तो ये दिया कि जो हमारे ये है कि बेसिक 6 से 12th क्लास तक एक जो हमारा लीगल जो है कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल राइट्स का जो हमारा सब्जेक्ट है, ये मैंडेटरी होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज सर ने दिया मीटअप मैनिया के प्लेटफॉर्म पे पहली बार। और सर ने ये सुझाव दिया है, सुझाव क्या प्रोसेस में है, जो बीच में जो होता है मध्यस्थता करवाने वाले जो हमारी वो है जो सोसाइटी या संस्थाएं हैं, वो बहुत अभी एक उस पे वार्ड लेवल पे काम कर रही हैं। तो सर मैं एक थोड़ा सा मेरा ये प्रश्न भी है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हाई कोर्ट हो गई या नीचे भी अगर हम बात करें जिला कोर्ट या सिविल वैसा, तो वहाँ पे एक फ्री जो होती है विधिक सहायता होती है,
लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी होती, तो उसके लिए कैसे कि कोई बहुत शिक्षित नहीं है, अनपढ़ है, उसका कोई मैटर है, तो वो अगर सहायता लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? इसके लिए कोई ऑनलाइन कुछ है या कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, टोल फ्री नंबर, कैसे वो वहां तक पहुंच सकते हैं? इसमें आशीष जी देखिए, ऐसा है, विधिक सेवा में जिला स्तर पर विधिक समिति है, हाई कोर्ट लेवल पर भी है और सुप्रीम कोर्ट लेवल पर विधिक समिति है, जो समय समय पर अपने विज्ञापन जारी करती हैं और कोशिश करती हैं कि लोगों के बीच में जाया जाए। जहां जैसे ग्रामीण स्तर पर जो मेले लगते हैं या उनमें लगते हैं, तो विधिक साक्षरता जो हमारी समिति है वो अपना एक स्टॉल लगाती है, वहाँ को लोगों को जागरूक करती है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट न्याय मिल सकता है, आपको विधिक मित्र मिल सकते हैं, विधिक सलाह मिल सकती है आपको, जो ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, और टोल फ्री नंबर उसका आपको नेट से मिल सकता है, नेट से मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट में मिल जाएगा, हाई कोर्ट की वेबसाइट में मिल जाएगा। आप उसमें टोल फ्री नंबर्स भी हैं, आपको वहाँ पर स्पेशल काउंसिल्स होते हैं जो एडवाइस करते हैं आपको, आपकी विधिक राय आपको देते हैं। और हमारे भारतीय सिस्टम में इस समय बहुत जोर शोर से इस चीज का प्रसार भी हो रहा है, और वर्तमान सरकार और वर्तमान जुडिशरी जो है इस विषय पर बहुत कार्य कर रही है, और आने वाले जल्द ही आपको इस लगेगा कि प्रत्येक नागरिक जो है वो विधिक सहायता से अपनी सहायता ले सकेगा। और सर कई बार ये भी देखा गया है कि जो हमारा एक जो सिस्टम है, जो कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, कॉलेजियम सिस्टम होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उनके अपॉइंटमेंट्स के लिए हमारे यहाँ जुडिशरी के दो फंक्शंस हैं। एक हायर जुडिशरी होती है, जो हमारे प्रमोशन से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस होते हैं उनका 30% जो है वो प्रमोशन कोटा होता है, जो हाई कोर्ट में जजेस बनते हैं, और 70% जो होता है वो बीइंग एन एडवोकेट्स जो होते हैं, हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द 2 सीनियर जजेस, कॉलेजियम कहलाता है। वो लोग अपनी चॉइस से जो उनको लगता है कि बहुत एक्सपर्ट है अपने उसको फील्ड का, उसको बहुत महारत है, तो वो उसको कॉलेजियम सिस्टम में उसको उसकी नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के लिए करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम फिर उसको ओके करने के बाद भारत सरकार को भेजता है, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एक जज का हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होता है। तो सर कई बार ऐसा भी रहता है कि मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आप बहुत टाइम से सर्व कर रहे हैं हाई कोर्ट में, लगभग ये है कि हर तरह के मैटर आपने फेस करे होंगे, देखे होंगे। कई बार ऐसा भी रहता होगा कि आपका कल कोई मैटर फाइनल में लगा हुआ है चीफ साहब की कोर्ट में या क्या, तो कभी आपने ऐसा हुआ कि फुल नाइट आपने केस की स्टडी करी हो और सुबह जाके आर्ग्यूमेंट कराओ, ऐसा कभी हुआ है? देखिए, वकील हमेशा अपने जैसे ही उसके पास ब्रीफ आती है तो वो उसी दिन अपना केस तैयार कर लेता है, उसके अपने पॉइंट्स होते हैं, केस को उसको तैयार करता है और कोर्ट के आगे उसको रखने की कोशिश करता है। कई बार समस्याएं ऐसी आ जाती हैं कि बहुत हमको लगता है कि मेरा केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा केस किसी का इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें हियरिंग शुरू हो जाती है। वो हियरिंग पूरे दिन भी चल सकती है, तो इससे जो हमारी तैयारियां होती हैं वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वकील हमेशा तैयार रहता है अपने केस के लिए, जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपना केस आर्ग्यू करता है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी बहुत ही बड़ी आवश्यक कोई परेशानियां आ जाएं, तब वो केस को अपना आर्ग्यू नहीं कर पाता। अदरवाइज हर वकील अपना केस रोज तैयार रखता है, जैसे ही केस उसको लगता है और जैसे ही वो डाइस पे जाता है तो अपना केस पूरा आर्ग्यू करता है, क्योंकि इसकी ब्रीफ लेते समय ही अपने क्लाइंट से सारी बातें वो पूछ लेता है। वकील क्या है, वकील एक क्लाइंट की बातें जज साहब के सामने रख रहा है, वो अपनी कोई पर्सनल बात नहीं रखता है, वो अपने क्लाइंट का केस रखता है और जज साहब उसके आधार पर उसमें निर्णय देते हैं। तो सर ऐसा कोई मैटर आपके साथ हुआ है कि आपकी कोई फाइनल हियरिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आपने आर्ग्यू करना है वहां पे, तो आपने फुल नाइट स्टडी करी और बिना सोए आप चले गए, वैसे कोई मैटर? हाँ, कई बार ऐसा था। इस बार मैं तो नहीं, 2016-17 में हरीश रावत की सरकार को जब बर्खास्त कर दिया गया था, तब हमारे कुछ केसेस लगे हुए थे, लेकिन कोर्ट के सामने हरीश रावत की सरकार का जो मामला था वो बहुत इंपॉर्टेंट मामला था। उसमें दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से कई लॉयर्स, बैटरी ऑफ लॉयर्स आते थे, तो उस केस की हियरिंग पूरे दिन हो जाती थी। तो हम लोगों की जो अपने लिटिगेंट्स के केस थे हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते थे, अदरवाइज ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ था। तो देखा, ये एक ऐसा सब लोग लॉयर्स को ब्लेम करते हैं कि हमारा मैटर कि प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हुआ या प्रॉपर तरीके से आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। तो एक रहता है, एक बाउंड्रीज रहती हैं कि कन्फाइंड रहना पड़ता है, उसमें प्रॉपर एक कल्चर होता है, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है, एक कोर्ट का एक डेकोरम होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है लॉयर्स को भी। इस बारे में मैं आशीष आपको एक और बात बताता हूँ कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, कई बार वो ऐसे प्रोफेशनल और बिजी लॉयर्स को एंगेज कर लेते हैं, फिर उनकी शिकायत होती है कि लॉयर हमको समय नहीं दे पा रहा है। तो उसमें ये होता है कि लिटिगेंट्स को भी सोचना चाहिए, मैं जिसको एडवोकेट को एंगेज कर रहा हूँ वो हो सकता है एक हियरिंग में आपका केस कर देगा, बाकी हियरिंग में उसके पास आपके पास समय नहीं रहेगा। तो कोशिश करें कि अपना वकील चुनते समय वकील का भी ये देखें कि उसके पास क्या बिजी है, कितना केसेस हैं, कितना वो
वो है। अगर आप एक बिजी लॉयर को करेंगे तो जाहिर सी बात है पहली हियरिंग के बाद आपको हियरिंग का समय वो नहीं दे पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिटिगेंट्स को भी अपना वकील चुनते समय ये ध्यान देना चाहिए। हर वकील कॉम्पिटेंट होता है, हर वकील के पास क्षमताएं होती हैं, हर वकील चाहता है कि अपने क्लाइंट के लिए बेटर करे, लेकिन लिटिगेंट भी ऐसे ही एडवोकेट को चुनते हैं जो बहुत बिजी रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर वो शिकायत करते हैं कि हमारा वकील काम नहीं कर पा रहा है। तो ये उनकी समस्या भी है। वो भी वकील चुनते समय एक बार अपना कम से कम लोगों के बहकावे में ना आए और देखें कि वकील सब अच्छे होते हैं और अपना वकील चुने जिसके पास समय दे सके उनको और उनकी बातों को अच्छी तरह रख सके। ये सर ने ये एक ऐसा पॉइंट दिया कि मैं सोच के आया था, पूरे रास्ते सोचा था कि ये वाला पॉइंट ऐसे डिस्कस करना है। तो मैं सर के बारे में बता दूं, 2018 से सर हमारे मैटर में प्रॉपर एक मैंडेटरी उसमें इन्वॉल्व थे एक लेवल पे। तो सर का क्या था, मेन जो था ड्राफ्टिंग और आर्ग्यूमेंट्स भी सर के होते थे वहां पे, लेकिन जो सर का डॉक्यूमेंट वर्क था इतना उम्दा होता था और इतना क्लियर होता था। मैंने सर से खुद कोऑर्डिनेट करा है वीडियो कॉल पे कोविड के टाइम में। और वैसे तो सर का एक मेरे को जो सबसे अच्छा पॉइंट जो सर का मेरे को लगा कि सर खुद से एंटरटेन करते हैं अपने जो भी उनके क्लाइंट्स होते हैं। क्योंकि सर ये होता है कि क्लाइंट्स एक तो हाई कोर्ट में खुशी से नहीं आता है, किसी मजबूरी में आता है। तो अगर उसको ये है कि प्रॉपर जो उसका काउंसलर है उसकी सपोर्ट नहीं मिलेगी तो फिर उसके लिए थोड़ा सा एक, क्योंकि समय भी ज़्यादा लगता है तो बहुत टफ हो जाता है। तो सर की ये एक खूबी कहूँ या क्या कहूँ, सर एक प्रॉपर मतलब फ़ोन पे भी सर गाइड करते हैं, बात सुनते हैं पूरी, और उसी के साथ साथ सर की जो ड्राफ्टिंग है इतनी गजब की है जो आपका केस को एक अलग लेवल तक ले जाती है। मैंने सर के साथ काम भी किया है सर, तो थोड़ा सा उसमें हाँ आपने भी काफी सहयोग किया था अपनी प्लीडिंग्स को बताने में। और आपकी प्लीडिंग्स बताने में ये होता है कि जैसे होता है कि क्लाइंट भी अच्छी प्लीडिंग बताता है तो एडवोकेट और उसको आगे रखता है। तो ये क्लाइंट्स का भी होता है कि वो अपने विधिक जानकारी रखें और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। और आपने तो सुप्रीम कोर्ट तक अपना केस लड़ा है। सुप्रीम कोर्ट तक भी। तो आपसे गाइडेंस रहती थी पैरेलल में, वो पता है आपको। सुप्रीम कोर्ट और आपने तो हाई कोर्ट्स में इतनी हियरिंग्स देखी हैं कि आपके केस जो आपका पर्सनल केस जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैं आपका डायरेक्ट एडवोकेट नहीं था लेकिन किसी के थ्रू मैं इनके साथ अटैच हुआ और उसके बाद फिर हमारा एक रिश्ता ऐसा बनता रहा। सुप्रीम कोर्ट तक मैं सर से गाइडेंस लेता रहा। हमको कभी रात 10 बजे 11 बजे भी हमको समय दिया है। और ऐसा नहीं होता है, लिटिगेंट्स की अपनी एक इच्छा होती है कि वो सोचता है कि मेरे वकील के पास बस मेरा ही केस है, कोई दूसरा केस नहीं है, लेकिन वकील के पास बहुत सारे केस होते हैं तो वो उतना समय नहीं दे पाता है। तो कभी कभी लिटिगेंट वकील से नाराज भी हो जाता है कि आप हमको समय नहीं दे पा रहे हैं। तो दोनों की मजबूरियां हैं, लिटिगेंट को अपना केस सर्वोपरि लगता है और वकील के पास समय नहीं होता है, तो सारी बातें वो नहीं कर पाते हैं। और इससे क्या होता है कि कई बार लिटिगेंट जो होता है अपने वकील की बुराई भी शुरू कर देता है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको समझना चाहिए भाई मेरा वकील जो है उसके पास समय नहीं होगा, हो सकता है कि वो कहीं बिजी होगा, हो सकता है कहीं व्यस्त होगा, उसको भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरह से अपना व्यवहार में लिटिगेंट्स को थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए। और हमारे सर के बारे में थोड़ा सा मैं एक और चीज बता दूं, जो हमारे सर की जो मैम है, जो एक डॉक्टर हैं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, वो होम्योपैथी की डॉक्टर हैं, डॉक्टर पल्लवी राय। तो सर मेरे को अभी डिस्कस कर रहे थे, मैं देख रहा था कुछ यहाँ पे मैम के अवार्ड्स लगे हुए हैं। और क्योंकि मैम सोशली भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, सोशली जो एक सोशल इवेंट्स होते हैं वेलफेयर के या फिर NGOs के, जो मैम का बहुत पार्टिसिपेशन रहता है उसमें। और यह है कि मैम अपने आप में एक वेल नोन फेस है। मैम का यूट्यूब पे चैनल भी है। मैम अभी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मैम हमारी डॉक्टर पल्लवी मैम। मैम स्वागत है मीटर महीने पे आपका। मैम ने बहुत मुश्किल से टाइम दिया क्योंकि मैम बहुत बिजी रहती हैं। तो यह है कि अभी हम यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा सा मैम से भी हम बात करेंगे। एक्चुअली मैम हमारी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक होम्योपैथी की डॉक्टर भी हैं। तो हम मैम को पहले मैम के घर में थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। मैम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ फिर हम बात करते हैं। तो ये है कि अभी हम जुड़े रहिए मीटअप मैनिया में, अभी ढेरों बातें होने वाली है हमारी मैम के साथ में, और देखते रहिए मीटअप मैनिया। तो ये थे हमारे किशोर सर, जो एक लॉयर भी हैं और एक मेरे एज ए बड़े भाई की तरह भी मेरे को ट्रीट करते हैं। बहुत सर मैं जब बहुत परेशान होता था आपने मेरे को बहुत गाइड करा है, थैंक यू उसके लिए। सर ने मेरे को हमेशा मोटिवेट करा है कि ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं होती। और ये आज सच में मेरे को फील हो रहा है कि मैं सर के साथ बैठा हूँ, ऐसा बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। सर आज नैनीताल आया हूँ, मेरे रास्ते में एक मैसेज दिया था, आज नैनीताल आया हूँ, 47 टाइम्स आ चुका हूँ 2018 से लेके अब तक। लेकिन जब मैं आज आया तो आज बिल्कुल रिलैक्स था। आज कुछ ये नहीं था कि हियरिंग में अपने लॉयर को ये बोल दें आज कुछ पॉजिटिव होगा, आज कुछ ये हो जाएगा। तो इतना अच्छा लगा मेरे को। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट में
जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं बहुत दूर दूर से, तो अगर उनको एक प्रॉपर लॉयर का एक कोई आपके यहाँ पे कुछ ऐसा नैनीताल में ऐसा है यहाँ पे हेल्प डेस्क या ऑनलाइन कुछ कि जो एक प्रॉपर स्पेसिफिक फील्ड के जो लॉयर्स होते हैं, कि मैंने देखा है थोड़ा सा कल्चर यहाँ पे ऐसा हो गया है कि कोई लॉयर अगर वहाँ पे उसका सर्विस मैटर का है तो वो सब तरह के केसेस वो कर रहा है। तो यहाँ पे एक कुछ ऐसा है यहाँ पे जहाँ पे एक फिल्ट्रेशन हो कि कौन सा लॉयर किस फील्ड में बेस्ट है, या सब लॉयर सब फील्ड में बेस्ट होते हैं? देखिए आशीष जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एडवोकेट अपना बेस्ट देता है और हर एडवोकेट का होता है कि उसके बाद क्लाइंट आता है तो उसके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, तो उसको चैलेंज लेता है और चैलेंज के रूप में ही कोर्ट में पेश करता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन जो होता है एडवोकेट्स का, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट बहुत छोटी हाईकोर्ट है, यहाँ पर लिटिगेंट्स और केसेस बहुत कम है, तो यहाँ पर एडवोकेट्स के सामने भी ऐसी चॉइस नहीं होती कि पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को वही बांध रहे। एडवोकेट्स सारे फील्ड के केसेस करते हैं और हर फील्ड में वो एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट एंड बीइंग ए लॉ स्टूडेंट उनको सारा कानून पढ़ाया जाता है और सारे कानून को कैसे पेश करना है वो उनको प्रैक्टिस में आ जाता है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एडवोकेट अपने हर फील्ड का मास्टर हो जाता है और उसको एडवोकेट को लगता है कि वो किस केस को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो कई बार एडवोकेट्स कुछ ऐसे होते हैं वो मना कर देते हैं कि साहब ये केस आपका हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप क्रिमिनल के लॉयर जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं उनके पास जाएंगे तो सर्विस मैटर लेके जाएंगे, वो आपको मना कर देंगे कि हम आपको ये केस नहीं कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर देंगे जो उनकी नॉलेज में या उनकी सोचने के हिसाब से अच्छा एडवोकेट होगा, उसको वो सजेस्ट करते हैं। तो आपका ये कहना कि स्पेसिफिक कोई ऐसा एडवोकेट हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक एडवोकेट नहीं होते हैं। आप एडवोकेट से मिलेंगे, उनसे अच्छे संबंध रखेंगे तो आपको अच्छी सलाह मिलेगी और हमेशा जिंदगी में आप सफल रहोगे। और बेस्ट विशेष आपके चैनल के लिए। थैंक यू सर मीटअप महीने में जुड़ने के लिए।